बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में, जहां हमारे साथ मौजूद होंगे ताजिर रहनुमा। उनसे पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं कि हुकूमत जो दावा करती है कि मईशत चल पड़ी है, उसका क्या मामला है। हुकूमत जो समझती है कि मईशत का पहिया दौड़ रहा है, ताजिर क्या समझते हैं कि मईशत का पहिया कैसे दौड़ेगा। तजवीज़ भी यहाँ से मुरतब करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक की हुकूमती पॉलिसी के हवाले से कराची के ताजिर, खास तौर पर मुल्क के सबसे बड़े शहर के ताजिर क्या समझते हैं कि मामला क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या समझते हैं, यहाँ चैम्बर के लोग क्या समझते हैं, यहाँ अहदेदार क्या समझते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शारिक वोहरा साहब जो कि CCI के प्रेसिडेंट हैं, और साथ साथ बिजनेसमैन ग्रुप जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक पहचान है, उसके सरपरस्त आला जुबैर मोतीवाला साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तस्करा अगर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठे हों और सिराज कासिम तेली साहब का तस्करा ना हो, यहाँ पे बड़ी एक उनकी खिदमात है। आप ही से तस्करा शुरू करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है कि वो तमाम मामला जो सिराज कासिम तेली साहब देखा करते थे कराची के ताजिरों की फलाह व बहबूद के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से, हुकूमत के साथ राब्तों के हवाले से, वो ज़ाहिर है कि जुबैर मोतीवाला साहब उनके ज़िम्मे अब तमाम मामला है। तो कितना बड़ा खला है मोतीवाला साहब, आप क्या समझते हैं कि ये खला कभी पुर हो सकेगा? कितनी याद आती है आपको उनकी जब मामलात को देखते हैं? देखिए, याद का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। याद ये है कि हम भूले ही नहीं कभी भी, और आज भी हमें ऐसे ही लगता है कि हमारे दरमियान मौजूद हैं। और उनका खला जो अगर आप पूछें तो पुर हो नहीं सकता। जो उनकी एक पर्सनालिटी थी, जो उनका एक ऐसा उनका एक रिट थी, कोई ऐसा उनका वो था, और वो इतनी सच्ची बातें करते थे कि मेरा नहीं ख्याल है कि कराची चैम्बर से मुताल्लिक या पाकिस्तान से मुताल्लिक कोई बंदा सिराज साहब को भूल सके। इसकी एक बड़ी वजह मैं आपको बताऊँ कि फेडरेशन के इलेक्शंस थे अभी कुछ दिनों पहले। उसके अंदर जब हम गए, हमारे जो अपोजिशन के लोग हैं, यानी कि बिल्कुल अपोजिशन, यहाँ भी अपोजिशन है, वहाँ भी अपोजिशन थी, हमने इस दफ़ा फेडरेशन के इलेक्शन में खुल के एक ग्रुप की साइड ली थी। और उसको देखें तो वहाँ जितने लोग मुझे मिले वो गले मिल के सिराज साहब के लिए जो है ना पुरसा कर रहे थे। एक बहुत बड़ी बात होती है कि यानी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द अपोजिशन इज प्रेजिंग दी टेन्योर एंड दी वर्किंग, और आपका उसकी जो उसकी अचीवमेंट थी उनको हर एक आदमी याद करता था। तो हम कभी भी नहीं भूल सकते। मैं यहाँ ज़रूर सबसे पहले ये कहूँगा कि अल्लाह उनको जरवार रहमत की जगह अता फरमाए और इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। थोड़ा सा वोहरा साहब आप भी तस्करा ज़रूर कीजिएगा सिराज कासिम तेली साहब का। जाहिर है कि जिस जगह पर आप मौजूद हैं, सिराज कासिम तेली साहब का एक विज़न था कि वो चाहते थे कि ऐसे लोग आएँ कि जो इंडस्ट्री के हों। जाहिर है कि आपसे पहले आगा साहब थे, आज आप चैम्बर के सदर हैं। तो ये तमाम ग्रुप बहरहाल कराची के ताजिरों को हमेशा से डिलीवर करता रहा है, पूरे मुल्क को डिलीवर करता रहा है। तो तेली साहब का जब भी जहन में ख्याल आता है तो क्या महसूस होता है, कितना बड़ा खला आपको महसूस होता है आज उनकी गैर मौजूदगी में? सिराज कासिम तेली साहब was a leader in its spirit और सेंस, जिसको कहते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी और इंडस्ट्रियल कम्युनिटी के जो इश्यूज थे, वो एक अल्लाह ताला ने उनको एक बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी ये दी हुई थी कि और बिकॉज के उनका इंटरेक्शन जो होता था बिजनेस और इंडस्ट्री की कम्युनिटी से, वो इतना इंटेंस था, इतना करीब से था कि मैं जब भी इत्तेफाक हुआ उनको मैंने कहा कि सिराज भाई ये इंडस्ट्री वाले आए हैं, और वो तो एज सुन एज यू स्टार्ट तो वो उसको कंक्लूड कर लेते थे आउट ऑफ हिज प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड नो। तो एक तो ये कि उनकी जो नज़र थी, वो ऑब्जर्वेशन जो थी, जो उनका एक्सपीरियंस था इस चैम्बर के साथ फॉर ऑलमोस्ट क्वार्टर सेंचुरी जुबैर भाई। बिल्कुल जी। और अब आप देखें कि फॉर एक आदमी एक चैम्बर के साथ, और वो भी पाकिस्तान के सबसे पावरफुल चैम्बर के साथ, कराची 2.5 करोड़ का शहर, उस चैम्बर की सरपरस्ती करना। और सबसे बड़ी जो ब्रिलियंट बात थी सिराज भाई की कि उन्होंने पूरे कराची शहर की जो एथनिक डिवाइड है उसको इंटैक्ट रखा। बिल्कुल ठीक। एंड दैट टू थ्रू चैम्बर में कभी तकसीम इस बुनियाद पर नहीं हुई, कभी नहीं कौन हुई। क्या है। तो आप ये देखें कि सिराज कासिम तेली साहब वाज एक्चुअली अ पाकिस्तानी। बिल्कुल ठीक, ट्रू पाकिस्तानी, उनकी जो पैट्रियटिज्म लेके है, चले, जो उनकी हुब्बुल वतनी है फॉर दिस कंट्री हैज बीन ग्रेट। और हम तो जैसे जुबैर भाई ने कहा, हम लोग तो सिराज भाई को शायद हमारी जो जनरेशन है, आई डोंट नो जो बाद में आने वाले लोग वो भी खैर याद रखेंगे, लेकिन हम लोग
تو جو لوگ ہیں ہم تو سراج بھائی کو کبھی بھول ہی نہیں سکتے. ظاہر ہے He is in our heart. جب بھی پاکستان میں کراچی میں بزنس کا تذکرہ ہوگا, چیمبر آف کامرس کا تذکرہ ہوگا, تو سراج قاسم تیلی صاحب اس کے ساتھ ہی لوگوں کی یادوں میں آئیں گے. وورا صاحب اگر کچھ تعارف آپ کراتے ہیں چیمبر آف کامرس کا, یہاں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے ایک عام آدمی میں اور ایک تاجر رہنما میں یا ایک صنعت کار میں, ایک بزنس مین کے اندر. تو آپ تو تمام بزنس مین کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, عوامی مسائل کا بھی آپ کو ادراک ہے, حکومت تک تجاویز بھی مرتب کرتے ہیں. اگر ایک مختصر سا تعارف ہو کراچی چیمبر آف کامرس کا تو وہ کیا بنتا ہے؟ بحیثیت صدر آپ کیا تعارف دینا چاہیں گے؟ کراچی چیمبر آف کامرس پاکستان کا سب سے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور کہ وہ سب سے امپورٹنٹ, سب سے پاورفل چیمبر ہے. پاورفل اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس لیے کہ ظاہر ہے کراچی پاکستان کا وہ شہر ہے جو کہ اس ملک کی جو فائنانس انڈسٹری اور بزنس کی پلس ہے, جو پاکستان کی تجارت, معیشت, انڈسٹری کا فیس ہے. بالکل ٹھیک. اور جو ایکچولی دنیا میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. بالکل ٹھیک. تو ود آل دیز 3 کوالٹیز آپ دیکھیں کہ وہ چیمبر جب ریپرزینٹ کرے گا ان تمام 2.5 کروڑ لوگوں کے شہر کو, اور اس کے پاس اس کا ایک مینڈیٹ ہے. بالکل ٹھیک. جو اکنامک مینڈیٹ ہے کراچی کا, وہ کراچی چیمبر کے پاس ہے. بالکل ٹھیک. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ سب سے پاورفل اور امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ کراچی چیمبر کا جو کام کرنے کا, پالیسی کو انفلوئنس کرنے کا, حکومتی جو پالیسیز ہیں, معاشی ہوں, صنعتی ہوں, ایکسپورٹس ہوں, لوکل گورنمنٹ کے ٹیکسز ہوں, فیڈرل گورنمنٹ کے ٹیکسز ہوں, ان سب میں جو کراچی چیمبر اپنی جو انفلوئنس کرتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے, ان کی پالیسیز کو مرتب کرنے میں مدد دیتا ہے, وہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہمارا سب سے زیادہ رول آپ لوگوں نے کرنا ہے جی, اور سب سے زیادہ ہم اس چیز پر ایمفیسس کرتے ہیں کیونکہ کراچی چیمبر کی لیڈرشپ, چاہے سراج قاسم تیلی صاحب تھے یا اب زبیر موتی والا صاحب ہیں, ہم چیزوں کو میکرو لیول پہ ٹھیک کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں. اور کراچی چیمبر کا یہ رول جو ہے وہ گورنمنٹ بھی اور انٹرنیشنلی بھی اس لیے سگنیفیکنٹ ہے کہ ہم چیزوں کو میکرو لیول پہ ٹھیک کرنا بنیادی مسائل جو ہے بنیادی جن مسائل کو ہم کہہ سکتے ہیں, یعنی کہ صرف جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کارپیٹ کے نیچے کچرا ڈالا اور اوپر سے خوبصورت لگے, اکانومی کے جو بنیادی مسائل ہیں. زبیر صاحب آپ کی طرف دوبارہ سے آتا ہوں, خاص طور پر جس انڈسٹری سے آپ خود وابستہ ہیں, ایک بڑا ایک شور بھی مچا کہ جی ٹیکسٹائل انڈسٹری چل پڑی ہے اور بس پاکستان کو بہت آرڈر مل رہے ہیں, لیکن دوسری جانب آپ لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں. احتجاج اس صورت میں ظاہر ہے پریس کانفرنس میں آپ کسی چیز کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ ایکسٹریم لیول ہوتا ہے کہ جو آ چکا ہوتا ہے کہ جب بندہ ایگزیکیوشن کی طرف آ جاتا ہے اپنی کسی بھی تحریک کی. تو عمران خان صاحب بھی ٹویٹ کرتے ہیں کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بہت بڑھ گئی ہے, پاکستان کے جو ٹیکسٹائل ہیں وہ ساری دنیا سے آرڈرز آ رہے ہیں. تو آپ اس کا بنیادی سبب کیا سمجھتے ہیں, مشکلات آپ کو اس میں کیا آتی ہیں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پاکستان کی معیشت چل پڑی ہے, اور یہ ڈیفینیٹلی بیٹر ہو گئی ہے, بہت اچھا ہو گیا ہے, کام بڑھ گیا ہے, کام آنے لگا ہے, لیکن اس کی وجہ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے جو کہ جو اس وقت ایگزیبٹ کی جا رہی ہے. یعنی جو دیکھیں وجہ یہ ہے کہ کووڈ کے لیے آپ کو پوری دنیا بند تھی, لیکن آن لائن پاکستان نہیں ہے. اگر ہمارا جو بائرز کون ہے, ہمارے بائرز یورپین یونین اور یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں ایز فار ایز ٹیکسٹائل از کنسرن. یعنی ہمارا 80% جو ہے وہ گڈس جو ہے آف ٹیکسٹائل یہ وہاں ایکسپورٹ ہوتے ہیں. جب وہاں کرتے ہیں وہاں آن لائن بزنس چلتے رہے, اور جو ریک پہ جو گڈس تھیں وہ ختم ہوتی رہیں, تو ایک انوینٹری ویکیوم آیا. دیکھیں ان کے پاس نہ گوڈاؤنز میں نہ اس میں مال تھا, تو ایک دم رش پڑا مال کو خریدنے کا. تو جو یہ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ آرڈرز ہیں, اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ they wanted to fill the inventory جو آپ کا ویکیوم کریٹ, گیپ جو آ گیا, وہ گیپ جو آیا نا اس کو بل کرنے کے لیے ارجنٹ, اور ہم نے بائی ایئر شپمنٹس بھی کی ہیں اور بہت زیادہ اس کو چلا. اس کے بعد یہ ٹرینڈ آیا, اور بدقسمتی سے آپ جو بھی کہیں اس کو بلیسنگ ان ڈسگائز کہیں, جو ہمارے دوسرے ممالک تھے اس میں کووڈ کا اثرات اتنے ختم نہیں ہوئے. یہاں میں یہ کہوں گا کہ شاید اس گورنمنٹ کی پالیسی ایسی تھی کہ ہم کووڈ میں اتنے زیادہ مبتلا نہیں رہے, تو ہمارے اوپر کانسنٹریشن آیا بائرس کا. جب وہ کانسنٹریشن آیا تو اب انڈیا کے اندر آپ دیکھ لیں اٹ واز ہیویلی, مطلب اس کے اندر بالکل لاک ڈاؤن ایسا تھا, اور 8.5% مائنس گروتھ کی آپ کی انڈیکیشن آج انڈیا کی ہے. ہماری 0.5 کی صرف گروتھ ہے, لیکن اٹس ناٹ ان مائنس. تو یہ جو نا یہ پازیٹیو سائن آیا. اب یہ جب ساری چیزیں آئیں اور سب ہوا
तो हम खुश थे और ये हम कारोबार कर रहे थे। और जब आप एक बायर के साथ एक्लेमेटाइज होते हैं और जब उससे आप करते हैं, टेक्सटाइल इज सच अ बिजनेस कि उसके अंदर बड़ा जरूरी होता है कि माइंड लेवल्स भी मिले, माइंड सेट भी आपका उनके साथ उनको कैटर करने का होना चाहिए, उनकी ब्रांड को कैटर करने का होना चाहिए। वो जब हमने यहाँ इसको अचीव किया और जब ऑर्डर्स आने लगे, और नेक्स्ट अब ऑटम के भी हैं, फिर ये समर के भी हैं, फिर ऑटम है, फिर विंटर के भी हैं, ये ऑर्डर्स जब हम कर रहे थे तो एक बात मेरी समझ में नहीं आती, गवर्नमेंट को इतनी मोटी बात समझ में नहीं आती। देखें, जब आपकी एक्सपोर्ट जो है वो आप इन टर्म्स ऑफ वेट भी देख सकते हैं स्टेट बैंक से, कस्टम से, इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स भी देख सकते हैं। हम सिर्फ डॉलर में क्यों देखते हैं, हम इसको बाय वेट को भी देखना चाहिए कि देखें जब आप, एक तो आपका क्रॉप जो है वो फ्रॉम 12-13 मिलियन बेल से होता हुआ इस साल ये कोई 6.5 पौने 7 मिलियन हो जाएगा। इट इज ऑलमोस्ट हाफ द क्रॉप। तो अगर हम उसको कन्वर्ट करेंगे जब भी तो वैल्यू एडेड आइटम बनेगा ना। इसके देखें बगैर रुई के कुछ भी नहीं हो सकता, और रुई इंटरनेशनल प्राइस के ऊपर होती है, आज कहीं ऐसा कुछ भी नहीं। जब रुई की शॉर्टेज हुई पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान जिसमें एक पार्ट था, तो हमारी जो है ना प्राइसेस उसकी बढ़ी। जब वो प्राइसेस बढ़ी तो यहाँ जो है ना स्कैसिटी क्रिएट हुई। हमने क्या किया, अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ज्यादा खराब हो गए, हमने ट्रेड को बंद कर दिया। बिल्कुल ठीक। जब ट्रेड को बंद कर दिया तो हमारे वाघा बॉर्डर से जो ना सारी चीजें, कॉटन भी आ जाता था, यान भी आ जाता था। मेरा कहने का मकसद ये है कि खुद एप्टमा ने फिगर्स दिए, जिनको मैं मानता हूँ जी वो स्पिनर्स की बॉडी है, उन्होंने ये फिगर्स ठीक दिए, 7105 मिलियन टन की कुछ उन्होंने फिगर दी। और बोला कि पिछले साल उन्होंने जब हमने कहा कि शॉर्ट है तो उन्होंने कहा शॉर्ट हो ही नहीं सकती, हम तो उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैंने कहा आपने बहुत अच्छी हमें एक क्लू दी है और बड़ी अच्छी लिंक दी है कि अगर ये वही प्रोडक्शन है जो आपका पिछले साल था तो डेफिनेटली शॉर्टेज होगी। जब आपका 18% एक्सपोर्ट बढ़ा है तो 18% रॉ मटेरियल ज्यादा की जरूरत है। तो हम गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि जब आपके पास आटे की कमी होती है तो आप इंपोर्ट करते हैं, गंदम नहीं करते। शुगर की कमी हो तो शुगर इंपोर्ट करते हैं टू ईज आउट द सिचुएशन। ये सारा सप्लाई एंड डिमांड का गेम है। अच्छा मोदी साहब, पॉलिसी के मामले में सर एक इसको खत्म कर ले वरना वो अधूरा रह जाए। अब कहना हमारा सिर्फ ये है कि जब आपके पास बेसिक रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, एंड स्टिल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बबांगे दौल ये कहते हैं कि मुझे एक्सपोर्ट बढ़ाना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो बगैर रॉ मटेरियल के मैं क्या एक्सपोर्ट करूंगा, हवा नहीं एक्सपोर्ट हो सकती। तो इसके लिए आपको अपने सरहदें खोल देनी पड़ेगी, यान का एक्सपोर्ट इस मुल्क से बैंड करना पड़ेगा। ठीक। और इंपोर्ट ऑफ यान जो है उसको आपको जो है ना फ्री एट ए 0 रेट ऑफ ड्यूटी आपको खोलना पड़ेगा। यहाँ तो तुर्रा ये है कि आरडी लगाते हैं यान की इंपोर्ट के ऊपर, तो ये तो बड़ी ज्यादती है। एक तरफ आप ये चाहते हैं कि यार मुझे खाना मिले, फिर आप कहते हैं कि मैं ला के कुछ नहीं दूंगा तुम्हें, खाना मुझे ला के। यानी कि बुनियादी तौर पर आप ये समझते हैं कि जब तक पॉलिसी आउटलाइन ठीक नहीं होगी उस वक्त तक तमाम चीजें स्ट्रीमलाइन नहीं होंगी कि आप कह सकेंगे ये पोटेंशियल है। 2.5 से 3 बिलियन का है, जो आज 2 बिलियन हुआ है, ये 2.5 से 3 बिलियन हो सकता है। मैं पॉलिसी आउटलाइन के ऊपर ही बात करूंगा, आपकी तरफ भी आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन लेते हैं, ब्रेक हमारी मजबूरी होती है लेकिन गुफ्तगू जिस तरफ चली गई थी ब्रेक बनता नहीं था, ब्रेक लेना पड़ेगा। एक ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो चैम्बर के लोगों से बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। मौजूद हैं KCCI यानी कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। हमारे साथ मौजूद है चैम्बर के सदर शारिक वोरा साहब और बिजनेसमैन ग्रुप जो यहाँ का हुक्मरान ग्रुप है, काफ़ी अरसे से चैम्बर की फलाह बहबूद के लिए, कराची के लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है, उसके सरपरस्त आला ज़ुबैर मोतीवाला साहब। वोरा साहब आपकी तरफ आता हूँ। जब वज़ीर-ए-आज़म से लेके वज़रा तक तमाम लोग इस बात के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हो कि हमारी मईशत ठीक हो रही है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन उस हवाले से कोई ऐसे फिगर्स ना मिल रहे हो कि आखिर कौन से इकदाम ऐसे किए थे कि चीज़ें ओवरनाइट ठीक होना शुरू हो गई। क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे तो अल्टीमेटली उस वक्त से करेंगे कि जो अच्छा वक्त था, अपने ही वक्त को कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं है। एक ताजिर रहनुमा की हैसियत से, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट की हैसियत से और साथ साथ खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट की हैसियत से आपको चीज़ों में पॉलिसी के एतबार से कुछ बेहतरी नजर आ रही है? फिगर्स को छोड़ दें, फिगर्स तो वक्ती होते हैं, जिस तरह से मोतीवाला साहब ने कहा कि एक फिगर आपने दे दिया, उस फिगर की कोई टाइमलाइन मौजूद नहीं थी, कोई गाइडलाइन मौजूद नहीं थी कि इस फिगर्स को आपने आगे लेकर कैसे चलना है। तो आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि एज फार एज गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं तो ऐसी कोई पॉलिसी में तो चेंज आया नहीं प्रीवियस गवर्नमेंट से और इस गवर्नमेंट में। कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी अभी तक नहीं आई, कोई एक्सपोर्ट पॉलिसी अभी तक नहीं आई, कोई ऐसी मॉनेटरी जो फिस्कल पॉलिसी जो कि लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री को अफेक्ट करे, बिजनेस को करे, कोई ऐसी चीज़ जो कि आइंदा आने वाले 10-5 सालों में स्टेबिलिटी लाए बिजनेस में,
ऐसी कोई पॉलिसी तो नहीं आई, ये आपने ठीक पॉइंट आउट किया कि क्या ऐसी कोई पॉलिसी चेंज हुई जिसकी वजह से कि हम आज फील गुड का जो एक तासुर आ रहा है। देखिए 3 चीज़ें हुई हैं मेरे ख्याल में। एक तो ये कि जो रिमिटेंसेस बढ़ी हैं तो डेफिनेटली उसमें कोई पॉलिसी का कमाल नहीं था। गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि हमने रोशन डिजिटल अकाउंट या स्टेट बैंक ने वो किए, बट वंस अगेन जो कि पाकिस्तान की जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, पुराने स्टेट बैंक के लोग जो हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि रेमिटेंसेस जो पाकिस्तान की बढ़ी हैं उसके रीजंस गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है बल्कि सर्कमस्टेंशियल है। बिल्कुल ठीक है। कोविड आ गया, पैसा ब्लॉक था, लोगों ने भेजना था, चक्कर नहीं लगा रहे, कोई घूमने फिरने आ नहीं रहा, ट्रैवल, ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ आपने ये कहा कि जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है, फॉर एग्जांपल आज हम रोज़ कहते हैं कि जी पाकिस्तान में सीमेंट की जो फिगर्स हैं वो बड़ी सोरिंग सेल्स हैं, आज भी अखबार में है। तो क्या ऐसा है कि 2014, 15, 16, 17, 18 उसमें जो फिगर्स टच हुए थे सीमेंट सेल्स के, क्या उससे ऊंची गई है सीमेंट की सेल्स? आई थिंक इट्स नॉट दैट। देखें, आप अगर अपने ही लोएस्ट बेंचमार्क से अपने ही कुछ बढ़ते हुए इंडिकेटर्स को कंपेयर करेंगे तो वो प्रोफेशनली स्पीकिंग वो सही कंपैरिजन नहीं होगा। में रहने वाली बात वो कंपैरिजन ठीक नहीं होगा। ईयर एंड ईयर कंपैरिजन हमको करना पड़ेगा। अब जून में जब क्लोज होगा हम देखेंगे कि क्या हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 25, 26, 30 बिलियन डॉलर हो जाती हैं, जिसका कि ज़ाहिर है जो अभी मार्च तक के, फरवरी तक के फिगर्स हैं उस अगर वो हम देखें तो शायद ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल। और जैसे अभी जुबैर मोतीवाला साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स का पोटेंशियल है वो बहुत है, बट उस पोटेंशियल को सही मानों में ट्रांसलेट करना इन टर्म्स ऑफ रियल वैल्यू एडिशन, उसके लिए जो आपने अभी पहले बात की कि पॉलिसी की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। सस्टेनेबल पॉलिसी, सिर्फ पॉलिसी नहीं है, एक सस्टेनेबल और अनइंटरप्टेड भी। बिल्कुल ठीक। इसमें एक चीज छोटी सी ऐड कर दूं कि पाकिस्तान में कराची चेंबर पहला चेंबर है जिसने के एक ऐसी सोच देने की कोशिश की कि जितनी भी पॉलिटिकल डिवाइड के लोग हैं, चाहे वो राइट हैं, लेफ्टिस्ट हैं, सेंट्रल हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, दीनी जमातें, सबको हमने वेबिनार के थ्रू एक बात कन्विंस करने की कोशिश की कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल गवर्नमेंट 5 साल में आती है और वो पिछली गवर्नमेंट की सारे चीज़ों को, सारे प्रोजेक्ट्स को, सारी पॉलिसी को कहती है गलत है। बिल्कुल ठीक है। जिससे कि मुल्क में कंटिन्यूटी पॉलिसीज़ की नहीं रही। बिल्कुल ठीक। हमने इस वेबिनार में ये कोशिश की कि हम पॉलिटिशियंस को ये कहें कि आप सेनेट में बैठ के, नेशनल असेंबली में बैठ के एक कंसेंसस बेस्ड नेशनल इकोनॉमिक एजेंडा बना लें। बिल्कुल ठीक। जो कि 10 साल हो, उसमें ब्रॉडली स्पीकिंग आपकी जो स्टेट बैंक की, फॉरेन एक्सचेंज की क्या स्ट्रेटजी होगी, आपके ब्रॉडली जो टैक्सेशन की चीज़ें वो कैसे होंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की आपकी पॉलिसी क्या होगी, ये 8-10 पॉइंट हमने उन पॉलिटिशियंस को और पुरानी गवर्नमेंट के भी और मौजूदा गवर्नमेंट के भी जो मैनेजर्स हैं उनको हमने कहा कि आप इस पर बैठें और कंसेंसस बेस्ड नेशनल इकोनॉमिक चार्टर पे साइन करें। बिल्कुल ठीक है। मैं एक नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद वोरा साहब से पूछेंगे कि आखिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल इकोनॉमी पॉलिसी वो होनी क्या चाहिए, क्या कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स समझता है कि उस पर किस तरीके से, किन खतूत पे, किसको किस तरीके से लेकर आगे इसको चलना होगा। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मौजूद है KCCI में, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, वहाँ के ओहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं। शारिक वोरा साहब, दोबारा आपकी तरफ ही आऊँगा। मोतीवाला साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, एक बल्कि आप ये कह लें कि तस्वीर जो है वो उसको एक तस्वीर के समंदर को कुएं में उन्होंने बंद किया, कि बताया कि पॉलिसी किस तरीके से होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर ऐसे माहौल में कि जब गाड़ी जाने के लिए जो है वो सड़क मौजूद ना हो, ज़ाहिर है कि फैसिलिटीज़ का अंदाज़ा यहीं से हो जाता है। आप क्या समझते हैं, जिस तरह से आपने बताया कि नेशनल डायलॉग एक होना चाहिए, नेशनल पॉलिसी चलनी चाहिए, कि जो तेरी मेरी पॉलिसी ना हो बल्कि एक मुल्क की पॉलिसी हो जिसको जो आगे चलता रहे, ये ना हो कि मैं को पिछला ऐसे कर गया, पिछला ऐसे कर गया, ये तो आधा टाइम तो उसी में निकल जाता है। इस हुकूमत की आपको नीयत लगती है इन तमाम चीज़ों को ठीक करने में, या आपको लगता है कि बस एक टाइम पास पॉलिसी जिस तरीके से हमेशा हमारे यहाँ होती है वो है? आपने 3 चीज़ें की। ब्रेक पे जाने से पहले आपने ये पूछा था कि वो कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो कि सस्टेनेबल भी हों और फिर वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में
कोई किरदार अदा कर सके। तो आपको शायद ये जान कर बड़ी खुशी होगी कि कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उसका एक अपना बड़ा फाल रिसर्च का एक इदारा है और वहाँ हम नेशनल इकोनॉमिक इश्यूज पे रिसर्च करते हैं, अपने मेंबर्स के थ्रू उस डाटा को एवेल्युएट भी करते हैं और फिर उस एवेल्युएशन की बेसिस पर अपना एक माइंडसेट बनाते हैं कि क्या करने से पाकिस्तान की मईशत, इंडस्ट्री और बिजनेसेस बेहतर हो सकते हैं। ठीक। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंटरेस्ट रेट्स। बिल्कुल ठीक। इंटरेस्ट रेट को अगले 2 क्वार्टर्स में 5% पे आना चाहिए और ये इंटरेस्ट रेट्स फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स कम से कम थोड़ा सा 13% से 7% आया, इस पे तो थोड़ा सा इज़हार इत्मीनान तो कर ही देना। देखिए वो 13% तो 6 से 13 हुआ था ना। बिल्कुल। तो वो एक गलती का अजाला हुआ था बुनियादी तौर पे। 6 से 13 जाना बहुत बड़ी गलती थी और उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट थी जो कि हुकूमत ने खुद रियलाइज किया कि वी डिड रॉन्ग। दूसरी चीज़ इंटरेस्ट के बाद जो दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको इन्फ्लेशन को इवेल्युएट करने का अंदाज बदलना होगा। देखिए पाकिस्तान में जो इस वक्त इन्फ्लेशन है वो नॉन फूड इन्फ्लेशन तो सिर्फ 3% है। बाकी जो आज के अखबार में कि ऑलमोस्ट 9% आपका इन्फ्लेशन है, तो बाकी 6% इन्फ्लेशन तो आपका फूड इन्फ्लेशन है। बिल्कुल ठीक। आज के अखबार में है कि रज़ाक दाऊद साहब ने कहा है कि हमारी जो मेजर फॉरेन एक्सचेंज स्पेंडिंग है वो उन चीज़ों पर खर्च हुई है जिनका ताल्लुक ज़राअत से। बिल्कुल ठीक है। आपने कॉटन मंगा ली, शुगर मंगा ली, व्हीट मंगा ली। तो जब आप खुद ये कह रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि फिर इंटरेस्ट रेट एंड द इन्फ्लेशन रेट को मुंसलिक करके लोगों को मत ये कहें कि जी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। देखें हम लोग जो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हम लोग चेंबर्स हैं, हमने भी बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। बिल्कुल कि स्टेट बैंक किस तरीके से चीज़ों को मनूवर करता है और मैनिपुलेट करता है। और अब अच्छी बात यह है कि हुकूमत में मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये सारी चीज़ें सुनने की गुंजाइश और बर्दाश्त पैदा हुई। पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर है। देखें मैं ये समझता हूँ कि जो रिसेप्टिव है ये हुकूमत की एक अच्छी चीज़ जो मेरे टेन्योर में हो रही है, जो कि और लोग भी शायद महसूस कर रहे होंगे कि दे लिसन से कि अगर ज़ुबैर साहब को बुलाते हैं सब इस्लामाबाद में लोग, उनसे गाइडेंस लेते हैं, मुझसे पूछते हैं, मीडिया के थ्रू बात होती है, हुकूमती इदारे हमारे पास आते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हाँ आपका जो भी पॉलिसी आप समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट की होनी चाहिए वो हमारी उस फीडबैक को कदर की निगाह से देखें। बिल्कुल ठीक। तीसरी चीज़ देखें ये है कि पाकिस्तान में एक 10 साल की एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है जिसमें कि ब्रॉडली अभी ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने जिक्र किया कि आप उन चीज़ों की इंपोर्ट की ड्यूटीज़, इंपोर्ट के प्रोसीजर्स जो कि डायरेक्ट रॉ मटेरियल्स हैं एक्सपोर्ट के, उस पर आपकी क्या पॉलिसी होगी। अभी तक तो ये है कि कभी आप इंपोर्ट खोल देते हैं, कभी बंद कर देते हैं, कभी रेगुलेट। मतलब कोई लॉन्ग टर्म आपने डिसाइड नहीं किया हुआ कि आपने करना क्या है। करना तो ये ऐसे बुनियादी इक़दाम हैं जो सस्टेनेबल हैं। इसमें सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि आपकी कमिटमेंट हो। देखें पाकिस्तान में अभी तक जो हमारे इकोनॉमिक जो वज़रा आते हैं ना, देखिए ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और दूसरे लोग जो इस मुल्क की इकॉनमी को मैनेज करते रहे वो अंदाज गलत था। बिल्कुल ठीक। हम ये समझते हैं कि ये 22 करोड़ का मुल्क है, इसकी इकॉनमी को इकोनॉमिस्ट के हवाले कीजिए। अब कुछ बेहतर तरफ जाता हुआ दिख रहा है आपको? दिख रहा है। रियलाइजेशन गवर्नमेंट की, चूंकि इन्होंने खुद गलतियां की। देखें द गुड पॉजिटिव पॉइंट अबाउट दिस गवर्नमेंट इज कि जो गलतियां इन्होंने खुद की पॉलिटिकली इंस्पायर होके वो इनको रियलाइज हुआ कि शायद वो इक़दामात गलत थे, अब इन्होंने एक्सेप्ट किया। कुछ आगे की तरफ तो बढ़े। ज़ुबैर साहब बिल्कुल आखिरी टाइम है प्रोग्राम का, एक बात वोरा साहब ने की बड़ी मज़ेदार। उन्होंने कहा कि जी फूड इन्फ्लेशन और ख़ास तौर पर हम बचपन से सुनते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, हमारा इन्हिसार ज़राअत पे है, 75% और 80% जो है वो हम देही इलाकों के ऊपर जो है वो हमारा पूरा पॉपुलेशन का एक सर्किल है। आपको लगता नहीं है कि लोकलाइजेशन की जब हम बात करते हैं बार बार, हर इंडस्ट्री से हम कहते हैं कि लोकलाइज करें, तो इस तरफ भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरह से आप लोग कॉटन ना मिले, अगर आप ऑर्डर्स आपके पास पड़े हो और कॉटन ना मिल रही हो
तो आप क्या समझते हैं कि पॉलिसी के अंदर इसको भी शामिल करना चाहिए? देखिए जी, हम एग्रीकल्चर में तो हमारा बड़ा डिबैकल है जी, बड़ा। देखिए हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, हमने कुछ किया ही नहीं। अगर एग्रीकल्चर में, मैं जब ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में था तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मैकेनाइज फार्मिंग आ जाए और ड्रिप इरिगेशन हो, अमेरिकन स्प्रिंकलर्स हों, बेटर बैंक सीड बैंक्स हों, और यहाँ मैंने उनको तजर्बा करके भी दिखाया है। व्हेन यू ओनली कन्वर्ट योरसेल्फ इनटू ड्रिप इरिगेशन, सेविंग ऑफ वाटर इज 70%। बिल्कुल ठीक। और द क्रॉप साइज इज ऑलमोस्ट 1.75 to twice, अच्छा, डबल द साइज ऑफ द क्रॉप। और आपकी पेस्टिसाइड्स की जो कंजप्शन है, पेस्टिसाइड्स, ये सारी जितनी दवाएं लगती हैं, इट गोज टू 30% रिवर्स। अच्छा, बिल्कुल क्योंकि आपका पानी जितना है उसके हिसाब से। क्या हुआ, अब मेरे जैसा आदमी जब हम लगा रहा सब कुछ कर, मैंने कहा जी हम इनको किराए पे दे देंगे ड्रिप इरिगेशन के इक्विपमेंट, और उनको लगा के दिखाएंगे, मॉडल फार्म्स भी बनाए। लेकिन जो हमारे यहाँ जो लैंड रिफॉर्म्स के जो मामलात हैं, बड़े जमींदार बहुत बड़े हैं, उनको इन चीज़ों की जो है ना वो कदर नहीं है। जब तक देखिए हमारे पास दो प्रॉब्लम है, मुझे एक और बात करनी है, मैं इसको जल्दी करता हूँ। देखिए हमारी जो है ना हेक्टर्स जो है ना 54.8 मिलियन हेक्टर्स ऑफ लैंड विच इज कल्टिवेबल इज नॉट बीइंग कल्टिवेटेड बिकॉज ऑफ दिस लैंड रिफॉर्म्स। हम बहुत सारे और मामलात हैं, कभी इसके लिए तो एक पूरा प्रोग्राम पूरा अलग से बिल्कुल ठीक है। और लेकिन और दूसरा, जब अब मैकेनाइज फार्मिंग भी नहीं की, दोनों चीजें जब हमने नहीं की, तो हमारी जो क्रॉप है कंपेयर टू पॉपुलेशन ग्रोथ ऐसे ग्रो नहीं हुई। वो जब वो ग्रो नहीं हुई तो आज जो हम शक्ल देख रहे हैं हो सकती है। बिल्कुल हमें किसी इंपोर्ट की जरूरत नहीं है, बल्कि एक जमाना ये था कि जब हमने उसको स्टडी की तो हम रीजन के अंदर वी कैन प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू द रीजन, इंटायर रीजन। इतना पोटेंशियल है। अगर आप देखें 54 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड, कल्टिवेबल लैंड, पहाड़ी ये नहीं, बंजर नहीं, कल्टिवेबल लैंड, वो हम कल्टिवेट उसको नहीं करते। नंबर 2 पॉलिसी ये, जैसे शारिक ने कहा कि रिसर्च डिपार्टमेंट है, आज हम ये काम कर रहे हैं। हमने जब इसको सोचा है कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ हमारी गाड़ी रुक जाती है, तो हमने देखा कि एनर्जी इज द कीवर्ड। ठीक है, उस एनर्जी की पॉलिसी में जैसे उन्होंने कतर का किया, कुछ और किया, हम उनको ये इंडिकेशन उनके पास सारी हैं, वो कबूल करने को तैयार नहीं। अगर आप गैस की देखें तो डोमेस्टिक का जो यूएफजी है, अनअकाउंटेड फॉर गैस, वो 40% से ज्यादा है। अब आपने घरों को गैस नहीं देनी, ये हम नहीं कह रहे, लेकिन जो इसको देने का तरीका है उसको हम बदलने की बात कर रहे हैं, ताकि ये जो गैस है ये कंस्ट्रक्टिव काम में लगे। अब 40%, यानी अगर 100 आदमी को गैस मिलती है तो आप 140 आदमी को दे सकते हैं। अब ये 40 आदमी की जो गैस है, अगर ये इंडस्ट्री को दे दी जाए तो कितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा, कितना प्रोडक्शन बढ़ेगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, ये हम जो है ना वी आर ट्राइंग टू प्रिपेयर दिस। ये हम गवर्नमेंट को इंशाअल्लाह ताला पेश करेंगे कि कहाँ आप गलत कर रहे हैं, कहाँ आप ठीक कर रहे हैं, कहाँ आप ये देखें। एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये जो गैस काटने की बात की, हमने कहा भाई क्या करें, बोला हम जी वो कर रहे हैं जी आपका वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग आउट द एफिशिएंसी, और जो एफिशिएंट नहीं उनको बंद कर देंगे। मैंने कहा अच्छा, मैंने केईसी के पूरे जितने थे उसकी लिस्ट को भेज दी। मैंने इसमें कौन सा एफिशिएंट है जरा मुझे बताओ। ये 2 जो कोरंगी में लगे हैं, इसके अलावा एक भी नहीं है। इसके बाद जो आईपीपीस जिसको आप गैस देने के लिए बंधे हुए हैं, जिनके साथ आपने 25 साल के एग्रीमेंट किया, उनकी एफिशिएंसी चार्ट मुझे भेजें, अभी तक नहीं भेजा। देखिए सबके लिए आप कहते हैं पॉलिसी नहीं, देखें जहां आप इंडस्ट्री को कहते हैं कि ये करो, मेरा आपका जो कमिटमेंट है वो 50 साल से पुराना है। ठीक है, मैंने उनको अपनी डेट भी भेजी, मेरा कनेक्शन गैस का 1963 में हुआ था, तो आप मुझे बताएं आज कौन सा साल है वो। अगर और इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये है, तो अगर आप ये नहीं करते और इंडस्ट्री को अलग ट्रीट करते हैं, पीनलाइज करते हैं, ये ऐसे होता है जैसे कोई ब्रिटिश इंडिया है और हम जो है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोकने के लिए सॉल्ट एक्ट 1934 जो बना था, उसके हिसाब से हम उनको ट्रीटमेंट उनकी कर रहे हैं। जुबैर साहब, मुझे यहाँ पे बार बार इशारा हो रहा है कि टाइम खत्म हो गया। आपका भी बहुत शुक्रिया। शारिक वोरा साहब, आपका भी शुक्रिया। आप लोगों के साथ मैं आपकी इंडस्ट्री के पास पहुंच कर उन टूटी हुई सड़कों के ऊपर एक प्रोग्राम जरूर करूंगा इंशाल्लाह, इसी वादे के साथ नाज़रीन। और खास तौर पर जुबैर साहब ने कहा कि डरा धमका के काम करने के बजाय ऐसी पॉलिसी दी जाए, ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए कि जहां पर सब लोग मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम कर सकें, और यही मुल्क के लिए बेहतर होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक ले आ दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।